जो डॉक्टर हंसराज जी हैं और मेरे गुरु हैं, एमएलए तो बाद में बने, ये पब्लिकली आज बोल रहा हूँ कि उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे मुझे उस टाइम। 10,000 और 10,000 के ऊपर आपने एक पुस्तक लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? क्योंकि आपकी 10-11 साल की मेहनत है, और क्यों लिखी, क्या कारण थे, क्या ऐसा मन में आया कि मुझे एक पुस्तक लिखनी चाहिए? तो अंधेरी घाटी अपने टाइटल दिया, तो क्या कुछ है उस चुरा की एक पुस्तक में? क्योंकि अगर इस वीडियो को चुरा के लोग देख रहे हैं जी, तो वो भी खरीदना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इनको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर है क्या उसमें। जब हमारी रोड बन रही थी मंगली पंचायत के लिए, तो मैं बीच में दिहाड़ी भी लगा लेता था। मजदूरी भी की है उसी समय में। उस टाइम ऐसे ऐसे करते करते रनिंग में नेट हो गया। मैंने फिर छुट्टियों में मैं मजदूरी करता था। उसके बाद फिर मैं 1 साल नहीं पढ़ता है। फाइनल ईयर का रिजल्ट था, उसमें मतलब सेकंड टॉपर था मैं उसको। बहुत ही कॉन्फिडेंस भी बहुत है, एसडीएम के पास चले गए इसीलिए। हाँ, और मैं स्कूल भी नहीं गया। स्कूल नहीं गया मतलब और स्कूल नहीं जा पाते थे, फिर आप पढ़ाई कैसे जारी रखते थे, कैसे पढ़ पाते थे? जय श्री राम दोस्तों, तो आज है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दुनीचंद जी। इनका जन्म चुरा घाटी के मंगली पंचायत के जालू विलेज में होता है, और 10वीं तक तो ये पढ़ाई करते हैं, मगर उसके बाद इनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रहती है। रेगुलर 2 साल का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ भी इनको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये एसडीएम के पास तक जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, और ग्रेजुएशन में ये डॉक्टर हंसराज यानी कि एमएलए के पास भी पढ़ते हैं, वह इनके शिक्षक रहते हैं। उसके बाद ये एमए के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनका एक ब्रेक लगता है 1 साल का, क्योंकि आर्थिक कमजोरी थी, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे। जब ये शिमला गए तो ये बताते हैं कि इनके पास 500 रुपये का एक नोट था तो समय में। लेकिन इनकी जो पूरी स्टोरी है उसे जानने के बाद मैं आपको ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वह ज़रूर कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वह समझ पाएंगे कि आज से 10-11 साल पहले एक व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, और आज वह व्यक्ति इस मुकाम तक पहुँचा कि इन्होंने हमारी चुरा घाटी पर अपने 10 साल की मेहनत से एक किताब लिखी है। और इस किताब को पढ़ने के बाद हमें अपनी चुरा घाटी के बारे में संपूर्ण पता चलेगा, क्या हमारा कल्चर है, क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, सब कुछ। तो आज सर हमसे जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर वैसे तो हमने थोड़ा इंट्रो दिया आपके बारे में, लेकिन थोड़ा गहनता से बताएं कैसे आपकी शुरुआत हुई, कितने संघर्षों को आपको करना पड़ा। वैसे एक छोटी सी वीडियो में हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा। हाँ, ज़रूर उमेश जी, आपने ये पहल की है तो आपका भी धन्यवाद कि आपने इस प्रकार से समझा कि ये चीज़ बाहर आनी चाहिए। तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा जो भी मैंने किया है, मतलब चुरा घाटी के बारे में जो भी लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपने बताया कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से हैं। मैं मंगली पंचायत के जालू विलेज से हूँ, और वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल किया है अंधवा स्कूल से। उसके बाद मेरी मैट्रिक जो हुई है बोंदड़ी से हुई है, बोंदड़ी स्कूल से। और उसके बाद फिर मैं आगे नहीं पढ़ सकता था क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरे फादर नहीं थे। अच्छा। और मदर ही थे। तो आपको पता है कि अगर फादर नहीं होते हैं मदर के लिए बहुत मुश्किल हो तो जाता है। बहुत टफ होता है। तो भाई बहन कितने थे? भाई बहन हम 3 हैं, लेकिन मेरे से वो दोनों बड़े हैं। अच्छा। उस टाइम भी उनकी मैरिज हो चुकी थी जब मैं पढ़ता था। अच्छा। मैं बहुत छोटा उनसे, कोई तकरीबन 14-15 साल छोटा हूँ। तो भाई ही चलाते थे मेरे घर का पूरा कारोबार जो भी था। लेकिन फिर मुझे थोड़ा था कि मैंने पढ़ना है, मेरा बचपन से शौक़ था कि मुझे पढ़ना, आगे करना है, कुछ बढ़ना है। तो साथ साथ मैं उसी टाइम से मैट्रिक ही के टाइम से जब हमारी रोड बन रही थी मंगली पंचायत के लिए, तो मैं बीच में दिहाड़ी भी लगा लेता था। मजदूरी भी की है उसी समय में, उस टाइम से। और मैंने कभी इस चीज़ को क्या एज रही थी उस समय तक मजदूरी कर रहे थे? आप 14-15 साल। हाँ, तो मैंने इस चीज़ को खुशी खुशी से किया। मतलब मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, लोग देखेंगे, या पढ़ भी रहा हूँ। मैंने बड़ा एंजॉय किया उस चीज़ को कि चलो कोई नहीं, परिवार नहीं कर सकते, उनकी मजबूरियाँ, मैं क्यों ना करूँ इस चीज़ को अगर आगे बढ़ना है। तो ऐसे कैसे करके मैंने मतलब मैट्रिक की वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं 2 साल नहीं पढ़ पाया क्योंकि आपको पता है कि इकॉनमी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया। ये सर एक बात बोलना चाहूँगा, तो जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है इंसान तो वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी आपने 2 साल ब्रेक लेने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, और तभी आप आज यहाँ पर हो, आप दूसरों को पढ़ा पा रहे हो। और इस वीडियो के माध्यम से अगर एक इंसान भी इंस्पायर होता है
तो ये वीडियो बनाने का औचित्य भी संपूर्ण हो जाएगा और आपने जो किया है उसका भी कहीं ना कहीं चलो ये तो मेरे लिए सौभाग्य होगा अगर एक भी व्यक्ति इस जो मोटिवेशन से आगे जाएगा तो मेरा मतलब ज़िंदगी की जो तपस्या या जो भी कुछ कह लो वो पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा ये, तो फिर मैंने मजदूरी ऑप्शन था मेरे पास कि पैसे कमाऊं और पैसे कमाने के बाद मैं एडमिशन ले सकूं, क्योंकि अब मेरे घर से जो जहां मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाना था वो तकरीबन 30-40 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ रूम रखना और अप डाउन कर नहीं सकता था, इसलिए फिर मैंने मज़दूरी चुनी और मैंने मज़दूरी चंबा के एरिया में की है। उस टाइम पनेला है, यहाँ पर मंदिर बन रहा था, वहाँ पर भी मैंने मज़दूरी किया। अभी भी मुझे ठेकेदार का नाम है, उनके पास मैंने मज़दूरी की थी और मैंने उनको पहले ही बता देता था कि मैंने पढ़ना इसलिए मैं कमा रहा हूँ, मतलब मेरे पैसे मत खाना, ऐसे मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलता था उनसे। तो कभी भी आज तक जिनके पास मैंने काम किया था, जो भी ठेकेदार थे, पैसे नहीं खाए, मुझे मिलते थे, तो वो भी सपोर्ट है उनका, उनकी तरफ से वो भी सपोर्ट है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। तो आप शिद्दत से चाह रहे थे पढ़ाई को और काम भी कर रहे थे, तो लोगों का भी सपोर्ट रहता है। जी बिल्कुल उमेश जी, लोगों का मतलब कहने का मतलब है कि मैंने अकेले कुछ नहीं किया। जितने भी इस जर्नी में जितने लोग मेरे साथ जुड़े, अपने अपने लेवल पर उनका मेरी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने का मतलब पार्टिसिपेशन है, उन्होंने सब कुछ मतलब किया है। उसके बाद फिर जो मैंने पैसे इकट्ठे किए, बिटवीन घर में आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, मतलब मेरी जो भाभी थे वो बीमार हो गए, वो जो पैसा कमाया था वो वहाँ पर लग गया, मतलब वो सपना भी टूट गया मेरा। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्ती हुई थी, एक थे ITBP के वहाँ पर, उनसे दोस्ती हुई, तो उनको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और वहाँ से बाहर निकालने का श्रेय उनको जाता है। उनको छोटू के नाम से जाना जाता था और रविंद्र नाम उनका है और अभी वो ITBP में सेवा दे रहे हैं अपनी, अभी भी दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे अपने घर भेजा, मामा के घर में, और मैं 1 साल वहाँ रहा और 1 साल में मैंने वहाँ पर उनके फैमिली के साथ रहा भी और बहुत सारा काम सीखा भी। और मैंने +2 के पेपर NIOS से दिए हैं, आजकल SOS बोलते हैं उसको, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होगा। और मैं स्कूल भी नहीं गया, स्कूल नहीं गया, मतलब उनका था इंस्टीट्यूशन था, प्राइवेट का, पता है आपको, इंस्टीट्यूशन था, लेकिन कभी नहीं गया क्योंकि मैं घर के काम में बड़ा बिजी होता था। और स्कूल नहीं जा पाते थे, फिर आप पढ़ाई कैसे जारी रखते थे, कैसे पढ़ पाते थे? देखो मुझे जब शौक होता है ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं स्कूल, लेकिन मैंने पास जब किताबें आई तो मैंने किताबें पढ़ी और वो कम समय में 5-6 दिन पहले पढ़ी, और जब पेपर दिए तो उसमें उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस बन गया कि मैं बिना पढ़े हुए थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी पास हो सकता हूँ, तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो सब जी, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहाँ मिला कि मैं आगे इस पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा और कम पढ़ने से मैं अगर पास होता हूँ तो मैं आगे बहुत कुछ कर पाता हूँ। फिर उसके बाद मैं, जैसे मेरे +2 हो गया, उसके बाद मैं फिर वापस अपने घर आया। तो वहाँ पर फिर मैंने चाहा कि मैंने पढ़ना है, अब रेगुलर पढ़ना है। मैंने सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पर SDM होते हैं, शायद उनके पास क्यों ना चला जाऊँ, तो मैं उनके पास, हिम्मत भी बहुत थी, कॉन्फिडेंस भी बहुत है, SDM के पास चले गए सीधे। हाँ कॉन्फिडेंस तो था मुझे, उसी लेवल से था कि वो भी हमारी तरह इंसान है, मतलब उन्होंने मेहनत की। होता है हमारी चुराग घाटी के लोगों में, वो थोड़ा पुलिस वालों से भी डरते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से भी डरते हैं और बात करने में कहीं नहीं कतराते हैं। बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे मन में जब जुनून होता है ना मन में, तब व्यक्ति कहीं भी चला जाता है। तो मुझे में जुनून था और मैं चला गया उनके साथ, और वहाँ मीटिंग हो रही थी उनकी। अच्छा। तो मीटिंग हो रही थी तो मैं घुस गया मीटिंग में, तो उनको भी अजीब लगा होगा कि ये लड़का एकदम मीटिंग में आ गया। और मैंने अभी उन्होंने कुछ बोलना था तो मैंने अपनी सारी जो कहानी थी मैंने बता दी उनको कि मैं इस हिसाब से आया हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ करिए, मैं, मेरे फादर नहीं है। और रिस्पॉन्स रहा था SDM का रिस्पॉन्स तो ये था कि बोला यहाँ तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमें इतना कर सकता हूँ कि मैं ये जो आपने मुझे जो एप्लीकेशन दी उसको मार्क करके आपके प्रिंसिपल को दे सकता हूँ, वो आपको एडमिशन इस बेस पे दे सकते हैं। मैंने बोला मुझे तो बस एडमिशन चाहिए, मैं ना पैसे मांगने आया हूँ आपके पास कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे एडमिशन चाहिए, जैसे दिला दो। तो उन्होंने भी वो हेल्प की थी, अगर शायद वो मतलब फॉरवर्ड नहीं करते तो मुझे एडमिशन नहीं मिल पाती शायद, तो उस हिसाब से उनकी भी हेल्प थी। उस एप्लीकेशन को मैं लेकर कॉलेज गया था और कॉलेज में प्रिंसिपल ने, जो MS जमाल प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा था कि आप कहाँ से गरीब हैं,
आप तो आपकी पर्सनालिटी तो अच्छी है, कपड़े अच्छे लगाए उन्होंने, कपड़े अच्छे look लगाए अच्छा हैं। होगा। और उन्होंने क्वेश्चन भी किए कि आपने तो 1000 रुपए के जूते डाले हैं, या मजाक के अंदाज में, वो मजाक के किस्म के थे। तो मैंने बोला सर कपड़े अच्छे पहनने से और उससे कोई अमीर बन जाता है क्या? मैंने फिर जब अपनी स्टोरी बताई तो वो भी नहीं मान पाई मेरी बात को कि सच में ये गरीब बच्चा है। उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आप उनको बुलाना, अच्छा। उनसे बात करेंगे, फिर मैं बच्चा आपको पक्का एडमिशन दूंगा। तो सच में मैंने ऐसा किया और मैं खुशी खुशी से मादर उस टाइम मेरे होते थे अधवारी, आपको पता अधवारी हम बिल्कुल, बिल्कुल। जब मवेशियों को ऊपर ले जाते हैं, तो मैं पैदल वहाँ से वहाँ गया कितना था। दूर था? मतलब मुझे 6 घंटे लगे थे। मैं रात को 8-9 बजे पहुंचा था अपनी मदर के पास। तो मैंने सारी जब व्यथा बताई तो वो भी खुश हो गए कि मेरे बच्चा पढ़ेगा अब आगे। तो जब दूसरे दिन उनको ले आया तो मदर की हालत देख कर ही उन्होंने बोल दिया कि आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ उनका, मुझे एडमिशन दी। मुझे अभी तक पता नहीं कि उन्होंने कैसे एडजस्ट किया अपने पैसों से, किसी पैसों से मुझे एडमिशन दिला दी। और जितने कॉलेज के टीचर्स होते थे उनको भी बोला था कि भाई आप किताब दे देना इस बच्चे को, और ये बताया नहीं था कि भाई ये इस बच्चे की स्टोरी क्या है। तो बहुत मतलब उनका अहम योगदान है मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे एडमिशन दी कॉलेज में, इस प्रकार से। फिर उसके बाद एमए के लिए गए? उसके बाद फिर जब जैसे मैं ग्रेजुएशन में रहा और वहाँ से थोड़ी मुझे सीख मिली कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब मैंने आगे खुद बढ़ना है और मुझे ये दिखाना भी है कि मैं पढ़ने के लिए अच्छा भी हूँ कि नहीं। मेरे ऊपर दबाव था कि मैंने अच्छे परफॉर्मेंस भी करना है और एक दूसरा मैंने अपना इकोनॉमी भी चलाना है। और मैंने फिर छुट्टियों में मैं मजदूरी करता था, किसी भी ठेकेदार के पास जाता था, और जब सेशन खुलता था तब मैं अपने कॉलेज आता था रेगुलर। और साथ साथ में मैंने जॉब भी किया, उस टाइम प्रेरक लगते थे। ऐसे करके मेरी ग्रेजुएशन हुई और जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो और मेरे अच्छे मार्क्स थे, मतलब 62% थे उस टाइम। 62 बड़े मार्क्स होते थे उस टाइम। 62 इज लाइक अ 92 या 98 समथिंग। जी। तो जैसे उन्होंने देखा मेरा रिजल्ट तो मेरे से ज़्यादा खुशी उनको हुई, MS जमाल सर को, कि उनको खुशी जिसको पढ़ने के लिए भेजा वो बच्चे में दम दो। जी, वो खुशी ये थी कि भाई मैं ठीक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। तो उसके बाद उनको मेरे ऊपर विश्वास हो गया। फाइनल ईयर का रिजल्ट था, उसमें मतलब सेकंड टॉपर था मैं उस कॉलेज का। सेकंड ओवर 1 थे? हाँ, कंबाइंड थे हम, 2 लड़के थे, दोनों के नंबर बराबर थे। मुझे अपना अभी भी पता 212 नंबर आए थे, उसके भी और मेरे भी। 212 कितने में से? 300 में से। 300 में से 212? हाँ जी। तो अच्छे मार्क्स थे और बहुत अच्छा लगा था सुनकर, और सभी टीचरों को भी अच्छा लगा था। उसके बाद फिर मैं 1 साल नहीं पढ़ पाया, फिर ब्रेक लगा फिर क्योंकि शिमला जाना था, बड़े शहर में। हाँ जी। तो अब मैं सर को कैसे बोलूँ कि अब उन्होंने तो कर दिया अपना काम। फिर मैंने 1 साल फिर ब्रेक लगाया, फिर मैंने थोड़े घर में काम किया, इधर उधर मेहनत मजदूरी की। और फिर जो डॉक्टर हंसराज जी हैं, वो मेरे गुरु हैं, MLA तो बाद में बने, तो उनके पास भी मैंने बोला कि उन्होंने मुझे बताया था कि दुनिया यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कुछ बड़े देखो, बड़े लेवल के टेस्ट देखो, मतलब SDM का देखो, आप अलाइड में देखो, कुछ HAS का देखो, कुछ IPS का उसका HAS का देखो। तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया। मैंने बोला सर मैं ज़रूर करूँगा, मुझे मौका मिलेगा तो। फिर मैंने बोला मौका दो ना सर आप, तभी चाहूँगा मैं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला आप टेंशन मत लो, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये पब्लिकली आज बोल रहा हूँ कि उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे मुझे उस टाइम। 10,000? और 10,000 उस टाइम बड़ी होते हैं, क्योंकि वो जॉब नहीं करते थे। वो उसमें ना MLA थे ना जॉब कर रहे थे। हाँ, वो NGOs में काम करते थे और कॉलेज में वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे? हाँ जी, जहाँ मुझे पता, जहाँ तक मुझे मैंने भी सुना है कि वो। हाँ। तो यहाँ तक आई बात, फिर आपकी MA हुई? हाँ, उसके बाद उन्होंने जी, उसके बाद फिर उन्होंने वो पैसे दिए, फिर मैं MA करने चला गया वहाँ शिमला में। और वहाँ पर मैंने MA की, MA में भी अच्छे मार्क्स आए, अच्छे 65% मार्क्स आए। और मुझे शौक था कि मैंने ठान ली थी कि मैंने कुछ बनना है। फिर मेरा इंटरेस्ट HAS से डाइवर्ट होकर मेरा फिर टीचिंग के लिए आ गया, क्योंकि मुझे पता लग गया ना अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता तो हमें खुद होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और घर की हालत ठीक नहीं थी, घर वाले मेरे से परेशान थे कि ये लड़का कर क्या रहा। मेरी जितने साल में 10 साल बाहर रहा, 10-15 साल, तो मेरे मतलब मदर को या परिवार वालों को क्लियर नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ कि जॉब कर रहा हूँ।
पूरा पता नहीं था। पढ़ रहा हूँ कि जॉब कर रहा हूँ हाँ। कि घूम ही रहा हूँ। घूम रहा हूँ, कन्फ्यूजन था। और घर में लोग बोलते थे कि आपके लड़का, आपने उस लड़के को बिगाड़ दिया, आप बुलाते नहीं है, ताने मारते हैं ना लोग। इसके बाद फिर मैं एमए हुई, उसके बाद नेट का पेपर देता रहा, मेरा इंटरेस्ट उसमें था। और फिर हिंदी मीडियम के थे हम, फिर वहाँ इंग्लिश मीडियम में होना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। वो भी परिवर्तन आया जीवन में कि हिंदी में पढ़ने वाले हैं और हम इंग्लिश में, और परिवर्तन जैसे हमने लाया और इंग्लिश में जैसे हमने कन्वर्ट हुआ, उसमें ज़्यादा नंबर आने लगे। अच्छा। तो और कॉन्फिडेंस बन गया, तो उसमें और अधिक नंबर आ गए, फिर हम इंग्लिश मीडियम में हो गए। और ऐसे ऐसे करते करते रनिंग में नेट हो गया, नेट भी हुआ। लास्ट सेमेस्टर में नेट हो गए। और उसके बाद नेट जब हुआ तो तब खुशी दोगुनी हो गई। और तब तक जो हमारे गुरुजी यहाँ, हंस गुरुजी, उनको विश्वास शायद उतना नहीं था मेरे ऊपर कि आगे कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। नेट होने के बाद हुआ विश्वास। जैसे उन्होंने सुना कि नेट होगा इसका, फिर सबसे ज़्यादा खुश हुए कि भाई ठीक, हम ठीक कर रहे हैं इसको। क्योंकि शक होता है कहीं ना कहीं कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद उनको जी, तो फिर उसके बाद जैसे फिर मैंने एंट्रेंस दिया इसका, एमफिल का, पंजाब यूनिवर्सिटी में। आपको पता हुआ एंट्रेंस बेस पे होता है एडमिशन, तो उसमें मेरा ओवरऑल 4था रैंक आ गया, ऑल ओवर इंडिया। ओवरऑल, हाँ, उसमें ऑल इंडिया में। तो तब दोगुनी खुशी हो गई उनको। नहीं दम तो है लड़के में, वरना है कुछ वही कर सकते करके फिर मैं चला गया चंडीगढ़। तो वहाँ 2 साल रहा मैं। 2 साल में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया, जो रिसर्च था वो कंप्लीट किया। मेरा जो रिसर्च था, मैं आपको बता दूं टॉपिक, कि दलित्स के ऊपर है मेरा। दलित बेसिकली मेरा जो काम है दलित्स के ऊपर है। और चुरा घाटी के दलितों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मतलब परिवर्तन देखा है कि चुरा घाटी में जो दलितों के साथ जो समस्याएं हैं उसमें क्या परिवर्तन आया, पहले क्या था अब क्या था। चाहे अनटचेबिलिटी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, वो मैंने वो सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं। मैंने जो किताब लिखी है उसमें जो दूसरी थीसिस है मेरी किताब पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बताएं कैसे प्रोफेसर बने, कब बने। जी, उसके बाद फिर जैसे मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं आ गया वापस और इंटरव्यू दिया मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में। आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, और उस टाइम मैं रोज़गार ढूंढ रहा था। और रोज़गार थोड़ा मैं ये बताऊं कि मैं वहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत जाता था, सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। क्योंकि जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि बच्चों के लिए कि बच्चे आजकल उतना टाइम नहीं दे पाते, तो पढ़ना पड़ता है। तो मैं सिर्फ 1 घंटा निकलता था लाइब्रेरी से। इससे पहले हमने कुछ प्रोफेसर के इंटरव्यू करे हैं, प्रशांत जी हो गए, डॉक्टर संतोष जी हो गए, तो उनका भी कहना था कि जब नेट की तैयारी कर रहे थे जी, तो 15-15, 16-16 घंटे की उनकी भी सीटिंग रही है जी, और रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें भी मुझे जोर देकर बोल रहा हूँ कि सीटिंग जब तक आप रखेंगे नहीं तब तक आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप पढ़ाओ। और वहाँ पर पढ़ाया मैंने 1.5 साल तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से पहला ब्रेक वहाँ पर मिला था एज अ टीचर आपको? जी, वहाँ पर एज ए टीचर मैंने वहाँ पढ़ाया और एमए के बच्चों को पढ़ाया। और एमए के बच्चों को पढ़ाना मतलब खुद तैयारी करनी पड़ती है और पढ़ के जाना पड़ता है। और मैं, क्योंकि आप मास्टर्स को तैयार कर रहे हो। मास्टर्स को तैयार कर रहा हूँ, पहले खुद हमें तैयारी करनी पड़ती है। और मैं 2-3 घंटे पढ़ के जाता था और बड़ा मज़ा आता था मुझे। उसके बाद फिर रनिंग में कमीशन आया 2017 में, फॉर्म्स भरी उसकी कमीशन की। और जैसे हमारा टेस्ट हुआ तो 18 में उसका मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ गवर्नमेंट का जो कमीशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2017 में हमने फॉर्म भराई थी और सितंबर 2018 में हमारा रिजल्ट्स आया था। इसके पहले इंटरव्यू हुए थे 1-2 महीने पहले, और उसमें मेरा जो रैंक था वो 4थे नंबर पर था मैं। 4थे नंबर? हाँ जी, 8 पोस्टें थी तो उसमें 4था या 5वां रैंक था ऐसा उसमें। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। और फिर मेरी जो पहला कॉलेज था वो गवर्नमेंट कॉलेज ऊना था, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऊना। वहाँ से मैंने टीचिंग करानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सोशियोलॉजी था ही नहीं पहले। अच्छा, आप पहले टीचर गए होंगे सोशियोलॉजी की? गवर्नमेंट ने शायद सोचा होगा कि वहाँ पर बड़ा कॉलेज सोशियोलॉजी नहीं है, तो वहाँ पोस्ट क्रिएट की और वहाँ पर बच्चों को, मतलब नए बच्चों को लाने का काम किया मैंने। प्रचार कर रहे थे? हाँ, प्रचार करते तो आए बच्चे। और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा कि ये तो अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि समाज से संबंधित है। फिर इसके बाद मेरा जो ट्रांसफ़र है वो 2020 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तीसरा के लिए हुआ, अपने क्षेत्र के। हाँ, फिर अपने क्षेत्र के लिए। और मेरा
मैं बड़ा खुश हुआ कि जिस कॉलेज से मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी, और वहाँ पर आ रहा हूँ, और अपने जो गुरुजी हैं पहले के जो अभी भी वहाँ पर गुरु हैं मेरे, उनके साथ मैं पढ़ाता हूँ। जैसे संतोष सर हैं, वो उस टाइम के वहाँ थे, अभी भी हैं, और उनके साथ पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। जी, आप तिस्सा आए, चुरा की आप ऑब्वियसली हो जी, चुरा के ऊपर आपने एक पुस्तक लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? क्योंकि आपकी 10-11 साल की मेहनत है, और क्यों लिखी, क्या कारण थे, क्या ऐसा मन में आया कि मुझे एक पुस्तक लिखनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं आप, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये इसलिए कि जब मैं अपनी एमफिल कर रहा था 2016-17 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कुछ चाहा कि मैं अपने उसके बारे में लिखूँ, अपनी डिजर्टेशन या थीसिस जो है उसके बारे में कुछ मैं वहाँ के बारे में लिखता हूँ। क्योंकि मेरे जो गाइड थे उन्होंने बोला कि आप वहाँ के बारे में लिख के तो दिखाओ थोड़ा कुछ उसके बाद में, के बारे में। हाँ, तब बताती हूँ मैं आपको टॉपिक। तो मैंने इंटरनेट में देखा, इधर उधर देखा, तो कुछ मुझे जानकारी नहीं मिली खास। मतलब होता है ना, आजकल हम गूगल में डालते हैं या कहीं भी डालते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ आ जाती हैं, लेकिन हमारा जो तिस्सा है घाटी के बारे में नहीं है। जब हम भी ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें नहीं मिलता। इंटरनेट पे कहाँ से मिलेगा? उधर कोई इंसान डालेगा तभी आएगा ना, उधर ऐसे तो नहीं आएगा। बस वो जो कमी मुझे लगी कि उस वजह से कि मैं संबंध भी वहाँ से रखता हूँ, और मेरी फील्ड भी रिसर्च आ रहा है, तो इससे बड़े और टॉपिक क्या मिल सकता कि मैं अपने ही बारे में कुछ लिख लूँ। तो मैंने वहाँ प्रण लिया था कि मैं ज़रूर लिखूंगा किताब चुरा के बारे में, जो भी होगा। जो मेरा ये किताब है वो बेसिकली प्राइमरी रिसर्च के ऊपर है। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी जाके आपने रिसर्च करी है ग्राउंड लेवल पे जाकर? ग्राउंड लेवल पे मैंने ये क्वालिटेटिव मेरी स्टडी है। ज़्यादातर जानकारियाँ मैं जो ली हैं मैंने खुद फील्ड में जाकर लोगों से पूछ कर ली हैं, और कुछ जो जैसे हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो तो सेकेंडरी में आती हैं, सेकेंडरी डाटा में आएगी। उसके लिए मुझे हेल्प मिली, स्वर्गीय DS देवल जी हैं जी, वो भी एक महान शख्सियत रहे हैं चुरा की, जिन्होंने पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकें की वजह से कई ज़्यादा जानकारी मिलती है, और एक बेहतरीन सोर्स है जानने को चुरा को। तो वो उनका काम मुझे बहुत अच्छा है, और उनसे बड़ा हेल्प मिला मुझे। इसका मैं टाइटल भी बता देता हूँ कि जो बुक लिखी है मैंने, चुरा एक अनदेखी घाटी। चुरा एक अनदेखी घाटी आपने टाइटल दिया, तो क्या कुछ है उस चुरा की एक पुस्तक में? क्योंकि अगर इस वीडियो को चुरा के लोग देख रहे हैं जी, तो वो भी खरीदना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इनको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर है क्या उस बुक में। देखो महेश जी, उसमें भूगोल आ जाता है आपका बागवानी आ जाता है, आपका हिस्ट्री आ जाता है, आपका कल्चरल आ जाता है, आपका ये सारी चीज़ें मैंने चाहा है कि मैं एक ही किताब में समेटने का कोशिश करूं, और सारी चीज़ें मैंने उसमें दी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने कल्चर के ऊपर फोकस किया। क्यों? अब जैसे हम जब देखते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन स्रोतों की कमी है ना, कमी है। लेकिन जो DS देवल जी ने काम किया था उसमें हमें देखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ पर राजा जो थे, वो चंबा के राजा जो थे, वहाँ पर उन्होंने अपने आने के लिए जैसे कोठियों का वो किया था, कारदार कोठियाँ थी, समर रेस्ट हाउस टाइप बनाते थे खुद के लिए ज़्यादा। और फिर बाकी मैं थोड़ा कल्चर की बात करता हूँ, तो कल्चर में जैसे आजकल की अगर मैं युवा पीढ़ी को देखता हूँ, तो जो हमारे पुराना कल्चर था, रीति रिवाज था, कहीं न कहीं हम भूलते जा रहे हैं। हाँ, उसकी वास्तविकता होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे आप खुद भी चुरा से हैं। बिल्कुल। आपने एक कमी देखी होगी कि जैसे लोहड़ी होती है, तो लोहड़ी के दिन क्या होता था कि एक दूसरे के घर में खाना खाते थे। अब नहीं रहा, आना जाना ही नहीं रहा एक दूसरे के घरों में। तो वो जो सोशल इंटीग्रेशन था वो खत्म होता जा रहा है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि हम जो दुख सुख है वो समय नहीं भी है, और देना भी नहीं चाहते। सबसे ज्यादा दिक्कत ये मोबाइल जो फोन है, ये यंत्र, हाँ ये यंत्र भी एक बहुत। और इस यंत्र ने, देखो इस यंत्र ने सब कुछ बर्बाद करके रखा है, लेकिन अच्छा भी है, ये अच्छा भी कर रहा है और बर्बाद भी कर रहा है। बर्बाद कर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। मैं युवाओं को भी यही कहूँगा कि आप दो समय इसके बिना भी एक चीज़ है सर जी, आज भी जो स्क्रीन है वो किताबों के पन्नों को रिप्लेस नहीं कर सकती नहीं है। ये तो मानने वाली बात है कि जो किताब है, किताब को रिप्लेस चाहे कैसा भी एरा आ जाएगा, AI का ज़माना वो भी नहीं कर पाएगा, उसका अलग एरा है। उसके बिना मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई इसके आने से किताबें हट जाएंगी, नहीं, किताबें ही होती हैं। आपने किताब लिखी, कल परसों हम कोई और भी लिखेगा चुरा घाटी पर, तो एक कल्चर बनेगा। बिल्कुल।
क्योंकि अभी चुराग घाटी पर लिखी जाने वाली किताबें बहुत कम है, ना के समान है, किसी को पता नहीं, कोई सोर्स नहीं है। लेकिन आपने कल्चर शुरू किया तो कल को कोई भी लिख सकता है, एक आता है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इस काम को आगे बढ़ाएं, जैसे डेविल जी ने काम बढ़ाया था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो मैं चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन्स के लोग हैं, क्योंकि कल परसों को हम नहीं रहेंगे, आप लोग ही होंगे, तो उस काम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि चुराग घाटी में सब कुछ है, क्या नहीं है, परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये व्यक्ति हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें से दो जो सबसे मुख्य कारण हैं, वो पहला ये है शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे थक हार जाते हैं आर्थिक स्थितियों की वजह से, कारणों की वजह से, तो वो एक बार इनको याद रखें और वो नहीं हार पाएंगे अगर इनकी पूरी स्टोरी आपने ये देखी होगी। उसके अलावा जो दूसरा कारण है वो हमारी चुराग घाटी के लिए, चुराग घाटी के लिए जो कार्य पिछले 10 सालों में इन्होंने किया है, उस कार्य को एक पुस्तक में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए भी ये व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्य इन्होंने अपने लिए नहीं, इस चुराग घाटी के लिए किया है। इसलिए जो भी इस वीडियो को चुराग घाटी के लोग देख रहे हैं, या फिर चंबा के देख रहे हैं, या फिर हिमाचल के देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इनकी बुक को देखें, पढ़ें और समझें, और हमारी चुराग घाटी को समझें। और इस जर्नी से, इनकी इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है वो भी हमें बताएं। ना भी बताएं तो अपने दिल में ज़रूर उतारें इनकी जर्नी को, और एक बार ज़रूर अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू।